Hi guys, welcome to Obvious Classes. I am your educator Pratik Morwal. This is your daily current affairs session, morning sprint, a precise, exam oriented and easy to understand रहने वाला करंट अफेयर्स का सेशन जो उन सभी स्टूडेंट्स को टारगेट करता है जो यूपीएससी, एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग या किसी भी स्टेट के पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है। इस सेशन में जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स रहते हैं वो रहते हैं न्यूज़पेपर, जिसमें द हिंदू, अल जजीरा, मिंट, इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर से न्यूज़ को कवर किया जाता है। साथ ही साथ रिसेंटली जो यूपीएससी का एक ट्रेंड बना हुआ है, जो करंट अफेयर्स पूछ रहा है, वो रहते हैं उसके सोर्स पीआईबी और एआईआर। इसीलिए इस सेशन में पीआईबी और एआईआर से भी न्यूज़ को कवर किया जाता है। दैट्स वाई ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको करना क्या है, आपको डेली कंसिस्टेंटली इस सेशन के साथ बना रहना है। चैनल नया है तो सब्सक्राइब करना है और इस सेशन को शेयर करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट हम क्या करते हैं, आज का यानी कि 3 अगस्त 2026 का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा डेली का रिचुअल यानी कि एक क्लास पुरानी जो हमारी न्यूज़ थी उसको रिवाइज करते हैं। तो 1 अगस्त की जो न्यूज़ थी वो थी पहली, स्पेन के क्वेटा एनक्लेव में अवैध माइग्रेशन संकट गहराया, यूरोपीय सीमा सुरक्षा पर बड़ी चुनौती। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी, चीन ने तिब्बत में हाई एल्टीट्यूड ड्रोन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है। हिमालय सीमा पर चीन की निगरानी, इससे क्या होगी, इससे उसकी क्षमता बढ़ेगी और मजबूत होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, भारत और मालदीव के बीच फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट सेवा शुरू हो गई है। इससे दोनों देशों में इंस्टेंट मनी ट्रांसफर संभव हो पाएगा। चौथी इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी, भारत ने नेपाल के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कौन सा था वो, ललितपुर की ऐतिहासिक धरोहर के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा किया। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी, भारत और भूटान के बीच, हमने लास्ट जो सेशन था उसमें सारे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में लगभग पढ़ लिया था। भारत और भूटान के बीच 4,000 करोड़ की नई लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है मैंने उस सेशन में बता रखा है, आपको नहीं पता तो एक बार जाके देखिए। भारतीय सेना ने अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों के लिए स्वदेशी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल लॉन्च किया है। सेवन न्यूज थी आपकी, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ हो गया है। कब से? 2 अगस्त है। आठवीं इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी, राजस्थान ने भारत का पहला रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किया है। इससे क्या होगा, क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। नाइन्थ न्यूज है आपकी, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल के 200 मीटर दायरे में, यानी कि 200 मीटर का जो रेडियस रहेगा उसमें जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये क्यों करा गया है कि बच्चों में होने वाले जो मोटापे की बीमारी है, हाई बीपी की बीमारी है और डायबिटीज जैसी बीमारी, उनको रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये कदम दिया है। हमारा क्वेश्चन था कि कोलदम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे बनाया गया था, तो उसका आंसर है आपका सतलुज रिवर। आंसर इज डी। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज के साथ, यानी कि 3 अगस्त 2026। फर्स्ट न्यूज है आपकी, अगेन जो क्वेटा में माइग्रेशन हो रहा था उसी से आगे डेवलपमेंट हुई है वो देखते हैं। इटली सस्पेंड्स शेंगन रूल्स विद स्पेन, माइग्रेंट क्राइसिस एट क्वेटा। इटली ने क्या किया है, सस्पेंड किया है। किसको? शेंगन रूल्स को। किसके साथ? स्पेन के साथ। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा 30 और 31 जुलाई की वो न्यूज, जिसमें अफ्रीका के मोरक्को से 60 से 70 हजार लोग सीमा पार करके कहां पे आ गए हैं, स्पेन के क्यूटा नाम की जगह पे। ठीक है, अभी क्यूटा क्या है? क्यूटा एक एनक्लेव है। किसका? स्पेन का। अब ये जो एनक्लेव होता है वो क्या होता है, किसी भी कंट्री का एक ऐसा पार्ट या ऐसा एरिया जो चारों तरफ से दूसरी कंट्री के या फिर किसी दूसरी कंट्री के एरिया से घिरा हुआ हो या फिर किसी भी महासागर से घिरा हुआ हो, उसी को क्या बोलेंगे अपन? एनक्लेव बोलेंगे। तो जो क्वेटा था वो क्या है, वो स्पेन का एनक्लेव है और यहाँ पे मोरक्को से 60 से 70 हजार लोग आ गए हैं और यहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन हो गया है, जिसकी वजह से पूरे यूरोपियन यूनियन में एक तरीके से हाहाकार मचा हुआ है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स है ये हमारी कंट्रीज में भी अगर एंटर हो जाएंगे स्पेन के थ्रू तो क्या करेंगे, हम इनको पहचान तो नहीं पाएंगे, है ना। इनकी इजिली आइडेंटिटी नहीं मिल पाती, ये जाके छुप जाते हैं, रहने लग जाते हैं। तो इसी के तहत क्या किया है, मेलोनी जी ने एक शेंगन रूल्स है उसको सस्पेंड किया है।
ठीक है, किसके साथ? स्पेन के साथ, ओनली स्पेन के साथ। ठीक है, इस न्यूज की डेवलपमेंट को देखते हैं अपन क्या है। सस्पेंशन ऑफ फ्री मूवमेंट, इटली हैज क्लोज इट्स एयर एंड सी बॉर्डर्स, इटली ने अपने एयर और सी रूट्स दोनों को बंद कर दिया है टू थर्ड कंट्री नेशनल्स कमिंग फ्रॉम स्पेन। जो थर्ड कंट्री के नेशनल्स हैं जो स्पेन से कहाँ आएंगे, इटली में आना चाहते हैं, फॉर मंथ, 1 मंथ, 1 महीने के लिए ऐसा किया है, टू सेफ गार्ड नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इटली ने ऐसा किया है। ठीक है, अब ये क्योटा क्राइसिस क्या है, हमने बात कर ली है। बिटवीन जुलाई 30 to 31 2026 अराउंड 50,000 to 60,000 irregular migrants crossed from Morocco into Quetta, स्पेनिश टेरिटरी इन नॉर्थ अफ्रीका। ओके, ये हमने बात कर ली, अफ्रीका में क्वेटा एक एनक्लेव है स्पेन का। लीगल बेसिस क्या है इसका? द मूव इज परमिटेड अंडर द शेगन बॉर्डर्स कोड। अब ये शेगन बॉर्डर्स कोड क्या होता है, एक बार देख लीजिए इसको। विच अलाउस मेंबर स्टेट टू रीइंट्रोड्यूस इंटरनल बॉर्डर चेक्स ड्यूरिंग पब्लिक पॉलिसी इमरजेंसी। ठीक है, शेंगन जो कोड है, पहले तो शेंगन कहाँ पे है? ये यूरोप के लग्जमबर्ग की एक सिटी है। अब जब यूरोपियन यूनियन बना तो उसमें एक क्या नाम से व्यवस्था की गई, जिसको बोलते हैं शेंगन बॉर्डर, शेंगन व्यवस्था। ठीक है, अब इसके तहत क्या है, कोई भी अदर कंट्री का व्यक्ति, अदर कंट्री यानी कि यूरोपियन यूनियन का कंट्री का सदस्य किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में जा सकता है। ठीक है, वो कैसे जाएगा? शेंगन बॉर्डर के तहत। अब इसमें क्या स्पेशल है, इसमें ना तो वीजा की आवश्यकता होती है, ना इसमें पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, और मेनली ये किसकी वजह से होता है? ये बिजनेस पर्पज से ही जाते हैं। ठीक है, और भी कई पर्पज होंगे लेकिन बिजनेस इसका सबसे बड़ा है। तो अभी इटली ने क्या किया है, इसको बंद कर दिया है 1 महीने के लिए कि कोई भी थर्ड कंट्री का नेशनलिस्ट अगर स्पेन से इटली में आएगा, अगर, है ना, तो उस पर क्या होगा? प्रतिबंध होगा, उसको चेक किया जाएगा। आने की मना नहीं है लेकिन उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी। पहले क्या होता था, चेकिंग नहीं होती थी, इजिली आ जाता था। और ये किसके तहत किया गया है? ये इंटरनल बॉर्डर चेक ड्यूरिंग पब्लिक पॉलिसी इमरजेंसी के तहत इटली ने किया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं इसमें। जियोग्राफिक सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? क्वेटा एंड मेलेलिया जो स्पेन की एनक्लेव है, कहाँ पे? नॉर्थ अफ्रीका में। ये दो हैं, क्वेटा की बात कर ली अपन ने और मेलेलिया। ध्यान रखिएगा, स्टैटिक पोर्शन पूछा जा सकता है, क्वेटा के अलावा दूसरा ऐसा कौन सा एनक्लेव है स्पेन का जो नॉर्थ अमेरिका में आता है? तो आंसर है उसका मेलेलिया। सर्विंग एज क्रिटिकल ट्रांजिट पॉइंट फॉर माइग्रेशन अक्रॉस द स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। अब ये जिब्राल्टर क्या है इसको मैं बताता हूँ आपको, मैंने पहले भी बता दिया है लेकिन फिर बता देता हूँ। एक ऐसा नैरो स्पेस जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका स्ट्रेट। अभी ये कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है? मेडिटेरियन सी, और दूसरा है आपका अटलांटिक सी। और ये जो दोनों एनक्लेव है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक नजरिए से इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि यही ऐसे पॉइंट्स है जिससे यूरोप में एंटर किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट क्या रहेगा इसका? प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी स्टेटेड दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर टू मैनेज सिक्योरिटी एंड हाई टूरिस्ट ट्रैफिक ड्यूरिंग द समर सीजन। क्योंकि समर सीजन में क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। अगर ये शेंगन व्यवस्था कंटिन्यू रही तो इलीगल इमिग्रेंट्स जो मोरक्को से आ रहे हैं स्पेन में, वो इटली में भी चले जाएंगे और अदर पार्ट में भी चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको ये समझना होगा। इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि एक ऐसे देश में जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन है, तो उनके लिए क्या होता है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिनका वो उपयोग करते हैं। लेकिन समय के साथ क्या होता है, जब दूसरे देश के लोग भी उसमें आने लग जाएंगे तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनकी कमी पड़ जाएगी, है ना। और ओवर डिपेंडेंसी होने के साथ साथ वहाँ की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। तो एक देश को मेंटेन करने के लिए ये जो मेजर लिया है मेलोनी ने, बहुत अच्छा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी न्यूज है हमारी। भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अ न्यू गेटवे फॉर आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, कौन सा है वो? भोगापुरम, आंध्र प्रदेश में। अब ये इतना कैसे है, क्या है, इनको हम समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है अलूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और ये कहाँ पे है? भोगापुरम में, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। प्रदेश की विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट के भोगापुरम नामक जगह पे क्या हुआ है? एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है,
जिसका नाम है अलूरी सीतारामा राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है 2014 के बाद। 2014 में क्या हुआ था? 2014 में आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बना था, जिसको भारत का 29th स्टेट बोला जाता है, जिसका नाम है तेलंगाना। तो इस घटना के बाद आंध्र प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना है ये। अब ये ग्रीनफील्ड क्या होता है? ऐसा कोई एयरपोर्ट या ऐसी कोई जगह जो पूरी नई जमीन पे बनाई जाती है, ठीक है, उसको बोलेंगे ग्रीनफील्ड। मतलब पूरी खुदाई से लेके सारा इंफ्रा बनाना, वहां पे सारा सेटअप करना, वो क्या हो जाएगा? आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अब एक और कौन सा होता है? एक होता है आपका ब्राउनफील्ड, यानी कि कोई ऐसा एयरपोर्ट जो ऑलरेडी बना हुआ है लेकिन वो छोटा है, अब उसको हम विस्तार कर रहे हैं, उसका रिनोवेशन कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी? ब्राउन फील्ड। आपको समझ में आया ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में क्या अंतर होता है? ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपन, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट क्या है ये डेवलप्ड हुआ है एट द कॉस्ट ऑफ 5,640 करोड़ रुपीस में बाय जीएमआर ग्रुप, एक कंपनी का नाम है, विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, अंडर द पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके तहत जीएमआर ग्रुप में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बनाया है। ग्रीनफील्ड स्टेटस हमने बात कर ली। इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्ड ऑन अ फ्रेश साइट इन आंध्र प्रदेश सिंस द स्टेट्स बाइफर्केशन इन 2014। ये हमने बात कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ऑपरेशनल शिफ्ट। ऑपरेशनल शिफ्ट में हम क्या बात करेंगे, क्योंकि पहले क्या था, ऐसा तो है नहीं कि वहां से कोई हवाई जहाज उड़ नहीं रहा होगा, यात्री नहीं आ रहे होंगे, सिविलियंस नहीं आ रहे होंगे। था, ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन वो कहाँ से थी? जो आर्म फोर्सेस यानी कि इंडियन आर्मी, आर्म फोर्सेस के जो एयरपोर्ट था, ठीक है, यानी कि जो ऐसा पोर्ट जिसको सेना नियंत्रित करती थी, तो वहां से सेना के भी जहाज उड़ते थे, ठीक है, तो वहीं से क्या होते थे? ये सिविलियन के जहाज उड़ते थे। लेकिन अब क्या करा गया है? इस व्यवस्था के तहत पूरी की पूरी चीज अलग कर दी गई है। ये पूरा सेना के लिए रहेगा, जो ऑलरेडी सर्विंग था, ऑलरेडी उसमें काम चल रहा था। और अब जो नया बना है वो सिविलियंस के लिए है, ठीक है। कमर्शियल फ्लाइट्स बिगिन ऑन August 17, 2026, रिप्लेसिंग सिविल ऑपरेशन एट द एग्जिस्टिंग विशाखापट्टनम नेवल एयरपोर्ट, ठीक है। ये इस पे था। कल्चरल डिजाइन की बात करें तो अपन जो ये टर्मिनल बनेगा उसको एक यूनिक फ्लाइंग फिश मोटिव की और रंगोली के पैटर्न्स बने हुए हैं। ये जो डिजाइन बनेगी वो फ्लाइंग फिश के अनुसार बनेगी। और ये क्या सेलिब्रेट करेगी? द मैरीटाइम हेरिटेज ऑफ बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल का मैरीटाइम हेरिटेज को सेलिब्रेट कर रही है। इससे इकोनॉमिक कैटालिस्ट यानी कि इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? डिजाइन टू हैंडल 6 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली। सालाना 6 मिलियन पैसेंजर इसमें आने की संभावना है। बूस्टिंग टूरिज्म एंड ट्रेड इन द नॉर्थ आंध्र रीजन, ठीक है। हालांकि इसके कुछ डीमेरिट पॉइंट भी है, क्योंकि पूरा लॉजिस्टिक्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, उसमें भी काफी एक्सपेंस होगा, ठीक है। और एक नई जगह पे लोगों को बताना, उसको अवेयरनेस फैलाना, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। अब अपन देखते हैं कि ये जो नाम था अलूरी सीतारामा राजू, जो एयरपोर्ट का नाम बना, इनके नाम पे बना है, ये कौन थे? ये इनका पिक्चर है। ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले क्रांतिकारी ही थे। और ये कौन सी कम्युनिटी से आते थे? ये ट्राइबल कम्युनिटी से आते थे। अब इन्होंने किसको लीड किया? इन्होंने 1922 का रंपा रिबेलियन को लीड किया था, ठीक है। इसको मनियम रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है, जब इस एयरपोर्ट का नाम अलूरी सीतारामा राजू के नाम पे रखा गया है, तो इनके बारे में पूछ सकते हैं कौन से रिबेलियन से रिलेटेड थे, तो वो आएगा आंसर आपका रामपा रिबेलियन, या उसको मानियम रिबेलियन भी बोलते हैं। इनका नाम मानियम वेरिडू भी बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है हीरो ऑफ द जंगल। इन्होंने क्या किया था? ट्राइबल कम्युनिटी से थे, तो अंग्रेज सरकार ने इस ट्राइबल कम्युनिटी को अपना भोजन बनाने के लिए, या फिर अपनी चीजें उगाने के लिए, या फिर जो भी एक चीज करते थे उस पर टैक्स लगाने की, बहुत से सारे अत्याचार जैसे अंग्रेज करते आए थे कॉलोनियल टाइम पे, तो वैसे ही इन पे भी किया था। इसीलिए इन्होंने एक सशस्त्र विद्रोह किया था 1922 में, जिसका नाम था रंपा रिबेलियन, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन,
तेलंगाना की बात करें तो ये सेपरेट हुआ आंध्र प्रदेश से और नया राज्य बना 2 जून 2014 को। लेकिन जो आंध्र प्रदेश था वो भी किससे बना था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से। और ये किससे अलग हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी से। विजयनगरम की बात करें, जहां पे ये एयरपोर्ट बना है, ये जो सिटी है फेमस है किसके लिए? हिस्टोरिक फोर्ट्स के लिए और रिच कल्चर हेरिटेज के लिए। ठीक है, ये सारी न्यूज हमने देख ली है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, बूस्टिंग फ्लोटिंग सोलर एनर्जी। ये न्यूज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना टू एक्सपेंड इंडियाज फ्लोटिंग सोलर पावर कैपेसिटी। गॉट इट। अब आप ये समझिए, यहाँ पे हम इसको न्यूज को समझ लेते हैं। पहले तो प्रधानमंत्री ने की एक योजना है, सूर्य यानी कि सन, सरोवर यानी कि जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो और एक ही योजना है। सूर्य को अपन कनेक्ट करते हैं किससे? सोलर एनर्जी से। अब सोलर एनर्जी के लिए क्या लगाया जा रहा है? सोलर पैनल। अब न्यूज को समझिएगा, अब ये जो सोलर पैनल है ये अब कहाँ लगाए जाएंगे? ये ऐसी जगह पे लगाए जाएंगे जहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब ये पानी के ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी न्यूज समझ में आई। ऐसा क्यों किया जा रहा है? पहली तो चीज है, पूरे देश में जो बिजली का उत्पादन है, इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो लैंड है सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए, सोलर पैनल के प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो लैंड है वो कम पड़ती जा रही है। अब इसको बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ाएंगे? लैंड को तो आप बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए जो वाटर रिजर्व्स हैं उनका इस्तेमाल बेटर तरीके से हो, इसलिए इस तकनीक को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। अब इससे क्या होगा? जब ये पानी के ऊपर इतने बड़े बड़े, ये देखिए आप, सोलर पैनल लगे जाएंगे, तो जो पानी का वाष्पीकरण होता है, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा, पानी भी यहाँ पे स्टोर रहेगा। तो इसके कई ज्यादा फायदे हैं। और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें, है ना, क्लीन एनर्जी की बात करें, तो उन सब चीजों के लिए ये बहुत फायदेमंद चीज है। इसको किसने स्टार्ट किया है? प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के तहत। देखते हैं इसमें, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल की स्कीम है, टू डेवलप 5000 मेगावाट, 5000 मेगावाट का बिजली का उत्पादन करेगा of floating solar photovoltaic projects on reserves and inland water bodies by 2030 to 31। ठीक है, इस समय तक 5000 मेगावाट का उत्पादन का निश्चित किया गया है। द स्कीम हैज अ टोटल आउटले ऑफ 5070 करोड़ रुपीज, इसका जो बजट है इतना है। एंड प्रोवाइड सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1 करोड़ पर मेगावाट आफ्टर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कमीशनिंग। सरकार क्या करेगी? जब आपका प्रोजेक्ट सबमिट करा देते हैं और सरकार समझती है कि आप इसमें काम करने योग्य हैं, तो सरकार आपको 1 करोड़ रुपए देगी। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट अबाउट, कितना अट्रैक्ट करेगा ये? 28,500 करोड़ रुपए इन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, इतना इन्वेस्टमेंट आने का एस्टिमेशन लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें, every project will include a co-located energy storage system with at least 2 hours of storage capacity totaling around 10,000 megawatt, ensuring reliable power supply। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे? बैटरी स्टोरेज भी होंगे, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है वो रात में तो आएगी नहीं, तो उसको नाइट में ऑपरेट करने के लिए भी वहां पे बैटरी का सिस्टम लगाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, India has an estimated 1.02.18 GWP फ्लोटिंग सोलर पोटेंशियल। इतना पोटेंशियल है इंडिया के पास, क्योंकि इंडिया में नदियां बहुत है ना। इंडिया एक रिवर्स वाला भी तो कंट्री है ना, कई रिवर्स है यहाँ पे, उसके अलावा रिजर्व भी है ना। बांध बनाए गए हैं, तो बहुत वाटर कैपेसिटी है यहाँ पे कि किस तरीके से वाटर को रोका जाता है, और वहां पे आप अपने सोलर पैनल को लगा सकते हैं। द स्कीम सपोर्ट, क्या सपोर्ट करती है? हमने बात कर ली है इस बारे में। क्लीन एनर्जी को, लैंड कंजर्वेशन को, एनर्जी सिक्योरिटी को, एंड इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। ठीक है, ये कौन सी होती है? आपकी जो सोलर एनर्जी होती है और रिन्यूएबल होती है। अब जो मेजर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है इंडिया में, कौन कौन से हैं? ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, ये कहाँ पे है? आपका एमपी में। रामागुंडम फ्लोटिंग
सोलर पावर प्लांट, ये कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में। कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ये कहाँ पे आपके, केरला में। तो याद रखिएगा कौन से स्टेट में कौन सा फ्लोटिंग सोलर पार्क है, कौन सा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, तो ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी इस न्यूज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अपन न्यूज। इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल डीएसवी निपुण डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। इंडियन नेवी को एक स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल डिलीवर कर दिया गया। ठीक है, द इंडियन नेवी रिसीव्ड डीएसवी निपुण ऑन 30 जुलाई 2026। और इससे क्या होगा, स्ट्रेटनिंग होगी इंडिया के अंडर वाटर रेस्क्यू की और डीप सी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज। यानी कि ये जो डीएसवी निपुण दिया गया है, इसका क्या काम होता है, इसका काम अंडर वाटर में चीजों को रेस्क्यू करना होता है। अभी क्या रेस्क्यू करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये गहरे समुद्र में जाके बहुत सारे ऑपरेशनल की इसकी कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, तो ये समझिए ये अपने आप में ऐसा दूसरा डीएसवी है। इससे पहले भी जो स्वदेशी डीएसवी बना था वो दे दिया गया। ठीक है, वो कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं अपन। निपुण इज द सेकेंड इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल आफ्टर आईएनएस निस्तार। पहले का क्या नाम है, निस्तर। इसको किसने बनाया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में है। विद अबाउट 75% इंडिजीनियस कंटेंट। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें इंडिया का 75 टू 80% का इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है। इसकी साइज की बात करें तो 118 मीटर और 8560 प्लस का टन वेसल इज डेजिग्नेटेड फॉर डीप सी डाइविंग। ठीक है, इतना तो ये वेसल करता है, इतने वजन का। और ये क्या करेगा, डीप सी डाइविंग यानी कि गहरे समुद्र में जाके देखेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, दाब बहुत ज्यादा होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो ये उस टेक्निक के बनाया जाता है कि बहुत ज्यादा गहराई पे भी काम कर सके। अंडर वाटर साल्वेज, है ना, अंडर वाटर में क्या होता है, कई बार कुछ सबमरीन्स होते हैं जो फंस जाते हैं, तो उसके जो क्रू को पूरा निकालना होता है। तो ये सारा काम कौन करेगा, ये आईएनएस ओ सॉरी डीएसवी निपुण करेगा। सबमरीन का रेस्क्यू करने की बात करें एंड मेरीटाइम सर्च, बहुत सारी चीजों का मेरीटाइम सर्च भी होता है। और रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाए जाते हैं, कोई पनडुब्बियां डूब गई है, कोई जहाज डूब गया है, या कोई नाविक डूब गया है, तो उन सब चीजों के लिए कौन है, ये निपुण है। ठीक है, और निपुण की एक विशेषता है कि ये किस पे काम कर रहा है, पूरा रोबोटिक्स पे। इसको आप किससे ऑपरेट कर सकते हैं, आप इसको रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए किसी व्यक्ति को वहां पे डिप्लॉय होने की कोई जरूरत नहीं। व्यक्ति अपने केंद्र पे बैठेगा और वहां से रिमोट से सारा ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। इट इज इक्विप्ड विद सेचुरेशन डाइविंग सिस्टम। ठीक है, ज्यादा गहरे पानी में जाएगा, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स है एंड डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम। ये अपनी जो स्थिति है यानी कि पोजीशन है उसको बार बार चेंज कर सकता है फॉर सेफ एंड प्रिसाइज अंडर वाटर मिशन। ठीक है, निपुण सर्व एज द मदरशिप। ये मदरशिप के लिए भी काम करेगी, किसके लिए, फॉर द इंडियन नेवी के डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल्स के लिए। और ये एनहांस करेगी सबमरीन्स को रेस्क्यू कैपेबिलिटीज इन डीप वाटर, गहरे पानी में जो सबमरीन डूब जाती है उनको बचाने के इसमें कैपेबिलिटी। और ये मदरशिप रहेगी, यानी कि ये किसको एक तरीके से इंजन का काम करेगी, इंडिया की नेवी के डीप सबमरीन के जो रेस्क्यू व्हीकल्स है डीएसआरवी, उनके लिए इंजन का काम भी करेगी। द वेसल सपोर्ट किसको सपोर्ट कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत की हमारे लक्ष्य को, और स्ट्रेंथ कर रहा है इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को। कहाँ पे, इंडिया के इंडियन ओशियन रीजन में। ठीक है, एंड बूस्ट करता है इंडिजीनियस नेवल शिप बिल्डिंग एक्सपर्टाइज। क्योंकि हमें कई वर्षों से हमें क्या करना पड़ रहा है, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है, चीजें हैं, तो कहाँ से लेनी पड़ रही है, हमें विदेशों से लेनी पड़ रही है। चाहे बात करें रशिया से, यूएसए से, इसराइल से, और भी कई जगह से जहाँ से हमको ये टेक्निक लेनी पड़ती है। अब क्या हो रहा है, इंडिया आत्मनिर्भर बन रहा है और इंडिजीनियस चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। तो इंडिया इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, हमारा जो इम्पोर्ट का खर्चा है, जो विदेशी मुद्रा है, उस पर भी खर्चा कम हो जाएगा। इंडिया में जो एक तरीके से भावना है कि हमको बाहर से ही डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदना पड़ता है, वो चीजें भी कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, ऐसी चीजें जब बनेगी तो आसपास के जो हमारे मुल्क हैं वो भी हमसे ये चीजें खरीदेंगे। इससे क्या होगा, इंडिया एक्सपोर्ट भी कर पाएगा इन चीजों का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन।
वर्षा अशोक अगालवे बिकम्स फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसआई। वर्षा जी हैं जो क्या बनी है, पहली ऐसी वुमेन बनी है जो डायरेक्टर जनरल है जीएसआई की। जीएसआई क्या होता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। अब पहली चीज तो ये है कि ये पहली वुमेन बनी है तो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। इससे क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट बनेगा। ठीक है। और इनका जो एक्सपीरियंस है जियोलॉजिकल के क्षेत्र में इस्तेमाल करके इंडिया अपनी प्रगति और आगे बढ़ाए। वर्षा अशोक अगालवे बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल इन द 176 ईयर्स हिस्ट्री, यानी कि आप बात करेंगे 1888 के आसपास। ठीक है। तो 176 ईयर की हिस्ट्री है किसकी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की। और उन्होंने किसको सक्सीड किया है, इससे पहले जो थे डायरेक्टर वो थे आशित साहा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये स्टेब्लिश हुआ था 1851 में। कौन सा, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द इंडिया प्रीमियर जियो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। किसके अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत काम करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वो है आपका कोलकाता में, वेस्ट बंगाल कोलकाता। और ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर जियोलॉजिकल मैपिंग। ठीक है, मैपिंग के लिए, मिनरल एक्सप्लोरेशन, क्योंकि बहुत जो मिनरल्स होंगे जिनकी जरूरत इंडिया को है बैटरी बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, अपनी एनर्जी की सिक्योरिटी के लिए, और विदेशों पे डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए। तो अभी क्या हो रहा है, मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, हम वर्षा अगालवे जी के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगे। और ये किसके अंतर्गत होगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत। एंड जियो साइंटिफिक स्टडीज, जियो साइंटिफिक स्टडीज होगी कि किस प्रकार से मनुष्य का जन्म हुआ, कोई एक्सटिंक्ट अगर स्पीसीज है तो कैसे हुई है, उसका क्या पूरा प्रोसेस रहा होगा, ये सारी चीजें इसमें होगी। अगालवे की अगर बात करें वर्षा जी की, तो इन्होंने जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1992 में ज्वाइन किया था आफ्टर सर्विंग इन द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस एंड हैज ओवर 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन जियो साइंस। इनको जियो साइंस में 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, शी स्पेशलाइज इन पैलियोन्थोलॉजी। अब पैलियोन्थोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ फोसिल्स। क्योंकि आपने सुना होगा फोसिल्स क्या होते हैं, कोई जानवर हो, कोई व्यक्ति हो, कोई पेड़ हो, कोई पौधा हो, ये जब टूट के गिर जाते हैं और धीमे 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 इनके पृथ्वी पे ताप और दाब बढ़ता है तो ये चट्टानों के रूप में उस पे जम जाते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। और इन्हीं से क्या निकलता है, इन्हीं से आपको एक क्रूड ऑयल की बात करें या बात करें हम नेचुरल गैस की, ये सारी इसी से निकलते हैं। और ये किसकी स्पेशलिस्ट और है, पैलियोनोलॉजी की, जो बात करती है स्टडी ऑफ पॉलन एंड स्पोर्ट्स की। एंड कंट्रीब्यूटेड टू आइडेंटिफाई द सालबार्दी गौरपेंट रीजन एज अ डायनासोर नेस्टिंग साइट। इन्होंने किस में भी कंट्रीब्यूशन किया है, जब इंडिया ने सालबार्दी गौरपेंट रीजन, जो कहाँ पे है आपका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एक रीजन है जिसमें माना जाता है कि डायनासोर का एक तरीके से घोंसला होता था, ये एरिया होता था, तो इसकी जब खोज हुई तो इसमें किसने कंट्रीब्यूट किया था, वर्षा जी। अंडर हर लीडरशिप जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा, फोकस करेगा क्रिटिकल मिनरल्स की खोज में, जो कौन कौन से होते हैं, लिथियम होते हैं, कोबाल्ट होता है, निकल, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट। और ये क्या करेंगे, ऑफ श्योर मिनरल एक्सप्लोरेशन। ऑफ श्योर क्या होता है, समुद्र की गहराई में जाके जो मिनरल्स होते हैं उसका एक्सप्लोरेशन करना, क्योंकि समुद्र में थोड़ी गहराई तक पानी, उसके बाद तो नीचे भी वही चट्टाने हैं जो आप यहाँ पे देखते हैं, नीचे भी वही पहाड़ है। ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं अपन, क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का और भी कई चीजों का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। एंड स्ट्रेंथनिंग इंडिया मिनरल सिक्योरिटी, ये इंडिया की मिनरल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगी फॉर क्लीन एनर्जी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की अगर बात करें तो ये 1948 में स्थापित हो गया था, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नागपुर में। और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपन, इंडिया को गदगद कराने वाले दो व्यक्तियों के बारे में। पहले हैं आपके अश्मिता डे, ठीक है, और दूसरे हैं आपके हर्ष सिंह। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में, जो कि कहाँ हो रहा है, स्कॉटलैंड में, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। किसमें, जूडो। जूडो पता है आपको, जूडो कराटे, ये देखिए इन्होंने वही ड्रेस पहना हुआ है, जूडो कराटे का। ठीक है।
अस्मिता डे जो कि कहाँ से आती है, त्रिपुरा से आती है। उन्होंने 48 किलो के वुमेन की कैटेगरी में ये टाइटल जीता है और बन गई है फर्स्ट इंडियन जूडो को टू विन अ कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल। जूडो की कैटेगरी में इंडिया ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, किसमें, कॉमनवेल्थ गेम्स में। और डिफीटिंग किसको किसको हराया था, हेडी कोच को, जो कि कनाडा से थी, है ना। हर्ष सिंह की अगर बात करें, इन्होंने 60 किलो की मैन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और फर्स्ट इंडियन मेल बने हैं जिसने जूडो में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने किसको हराया है, ऑस्ट्रेलिया के जोशुआ कार्ट्स को। और 2026 से, यानी कि अभी से पहले की अगर हम बात करें, तो इंडिया ने 11 कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता है, जिसमें मतलब जूडो की कैटेगरी में इंडिया ने 11 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 तो सिल्वर थे और 6 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। कभी अभी तक हमने गोल्ड मेडल नहीं जीता था, हमने जीता है, तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इंडिया इसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि बस एक ही गेम पे हम फोकस करें, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, ऐसे जो गेम्स हैं, क्योंकि क्रिकेट तो एक बहुत कम कंट्रीज में खेलने वाला गेम है, ठीक है। अगर बात करें जूडो की, फुटबॉल की, या और भी गेम्स जो भी ओलंपिक में आते हैं, कॉमनवेल्थ में आते हैं, हालांकि अभी क्रिकेट को भी किसमें, ओलंपिक में शामिल कर लिया है, अगला जो ओलंपिक होगा। लेकिन जो ये गेम्स है, इंडिया को हर गेम को प्रमोट करना चाहिए। अब गवर्नमेंट तो इसके लिए इनिशिएट करती है, लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। गवर्नमेंट इसमें क्या इनिशिएटिव कर सकती है, गवर्नमेंट एक तो सपोर्ट कर सकती है जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, उनका जो आर्थिक स्थिति है उसको बढ़ावा दे सकती है। साथ ही कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर बना सकती है जिससे ये लोग अच्छे से ट्रेनिंग कर सकें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो कंपटीशन है, चाहे वो जूडो को लेके नहीं, कोई और भी गेम को हम पकड़ के लें, तो हर जगह कंपटीशन बहुत ज्यादा है। चाइना तो पूरा एक तरीके से सिस्टम बनाया हुआ बैठा है कि हमें ओलंपिक में जीतना है, हमें हर जगह जीतना है, जहां पे भी जाए, उसके लिए तो उसने बहुत सारे सेंटर्स खोल रखे हैं। इंडिया को भी इस कदम में, इस दिशा में कदम बढ़ाना होगा, और इंडिया ये काम कर रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों के कंट्रीब्यूशन के साथ होगा। यामिनी मौर्य added to India's success by winning the silver medal in women 57 kilo category after finishing runner up to Akela Toprak। इन्होंने, जो यामिनी मौर्य है, इन्होंने भी सिल्वर जीता है। जूडो की अगर बात करें तो एक जापानीज मार्शल आर्ट है ये। इसको फाउंड किया था किसने, जिगोरो कानो ने। कब, 1882 में। और ये इसके बाद क्या है, टोक्यो ओलंपिक का भी पार्ट बना था ये, फर्स्ट टाइम टोक्यो ओलंपिक का। और ये बिकम द पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1990 एंड रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट कॉम्बैट स्पोर्ट इन इंटरनेशनल कंपटीशन, ठीक है। अब हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इसको कौन खेलते हैं, इसको खेलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्री। कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी होती है, एक मिथ है कि ऐसी कंट्रीज जिसपे अंग्रेज अपना शासन करते थे, वही कंट्रीज क्या होगी, आपकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज होगी, नहीं। अभी जो प्रेजेंटली आपकी डेफिनेशन है, ऐसी कंट्री जिसमें डेमोक्रेसी हो, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा हो, जिसमें रूल्स बाय लॉ हो, और ह्यूमन लाइफ की वैल्यू हो, तो वो सारी कंट्रीज किस में आ सकती है, कॉमनवेल्थ गेम में आ सकती है। हाँ, मैक्सिमम इसमें कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, वो ऐसी कंट्री है जिसपे अंग्रेज अपना शासन करते थे, ठीक है। रवांडा और मोजम्बिक ऐसी दो कंट्री है जिसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये कंट्रीज अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थी, ठीक है। तो अभी इसमें अगर बात करें तो 54 टू 56 कंट्रीज हैं। तो ये सारे ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ये कब होते हैं, 4-4 साल के अंतराल में होते हैं। ये सारी चीजें हमने देख ली कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नौरू ऑफिशियली रिनेम्ड एज रिपब्लिक ऑफ नोएरा, ठीक है। एक ऐसी कंट्री है जिसने अपना नाम चेंज कर दिया है, जिसका नाम रख दिया है रिपब्लिक ऑफ नोएरा। द पैसिफिक आइलैंड की एक कंट्री है जिसका नाम था नौरू, उसने ऑफिशियली अपना नाम चेंज कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है रिपब्लिक ऑफ नौरो। क्यों किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी संसद में, जो उस कंट्री की एक पार्लियामेंट होगी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक एक्ट लेके आया, उसको बिल लेके आया, उसको पास किया, और ये इफेक्टिव हो गया था 31 जुलाई 2026। ऐसा कब करने लगे, अब बात करेंगे, ये जो बिल था, ये मई में ही उनकी पार्लियामेंट से पास हो गया था। फिर जून में क्या किया इन्होंने,
इन्होंने यूनाइटेड नेशन को बोला कि हम हमारी कंट्री का नाम चेंज कर रहे हैं, और यूनाइटेड नेशन में जितने भी हमारे कंट्री के नाम से डॉक्यूमेंट है उसमें आप चेंजेस कर दीजिए। और यूनाइटेड नेशन ने उस सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हम आपका नाम चेंज कर देंगे। और ये प्रक्रिया में कितना आ गया, जुलाई आ गया। और अब 31 जुलाई से इन्होंने ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और इसका नाम क्या हो गया है, रिपब्लिक ऑफ नैरो। प्रेसिडेंट यहाँ के जो थे डेविड एडग ने अनाउंस किया है द ऑफिशियल रीनेमिंग ऑफ नारो टू रिपब्लिक ऑफ नायरो, रिस्टोरिंग द कंट्रीज इंडिजिनियस नेम। इनका ऐसा मानना है कि 1880 से 88 से पहले, या फिर 1888 से ये जो कंट्री था जिसका पहले नाम था नायरो, वो किसके कंट्रोल में था, वो जर्मनी के कंट्रोल में था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की बात करें तो जर्मनी जब हार गया था तो ये पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ गया था, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये तीनों कंट्रीज मिलके इस कंट्री को कंट्रोल कर रहे थे। और उसी टाइम पे इसका नाम क्या रख दिया था, इसका नाम रख दिया था नौरू। अब जब यहाँ के राष्ट्रपति बोलते हैं कि इसका जो एंशियंट नाम है वो क्या है, नायरो है, ठीक है, और इसका नाम अब क्या रख दिया है, रिपब्लिक ऑफ नायरो। द यूनाइटेड नेशन was formally noticed on 26 June 2026 and has started updating its official records. The country code remains यूनाइटेड नेशन में जो कंट्री का कोड क्या रहेगा, NRO, एंड सिटीजन्स आर नाउ रेफर टू एज डी नायरो। ठीक है, जो सिटीजन है उनको क्या बोलेंगे, जैसे भारत के लोगों को भारतीय बोलते हैं, ठीक है, नीदरलैंड के लोगों को डच बोलते हैं, तो यहाँ क्या बोलेंगे, इस कंट्री के लोगों को डे नाइग्रो। द रीनेमिंग एंड टू प्रिजर्व द नॉरन लैंग्वेज। अब ये जो रीनेम किया गया है इसका एक सबसे बड़ा फोकस पॉइंट क्या है कि यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है नॉरन, इसको क्या करना है, इसको बचाना है। क्योंकि यूनेस्को की एक अपनी लिस्ट होती है जिसमें तीसरी स्टेज होती है, इसको बोलते हैं सेवरली इंडेंजर्ड, यानी कि अब ये खत्म होने की कगार पे है, लोग इसको बोल नहीं रहे हैं। तो यूनेस्को का, ये यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा विंग है जो एजुकेशन में, सोसाइटी में और कल्चर में ऑपरेट करता है। तो इन्होंने बोला है कि जो आपका कल्चर है वो नष्ट हो रहा है अगर यहाँ की आपकी लैंग्वेज खत्म हो जाएगी। तो कौन सी है, नॉरन लैंग्वेज है। ऐसा तो है नहीं कि नाम चेंज करने से क्या होगा कि ये समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं, लोगों में इनिशिएट किया जाएगा, अवेयरनेस बताई जाएगी कि इस लैंग्वेज को आप बोलो। और साथ ही साथ आपके जो स्कूलिंग होंगे उसके पाठ्यक्रम में भी अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो ये इजिली एक दूसरे से कम्युनिकेशन का साधन हो सकता है। नाम चेंज करने से लोगों में अवेयरनेस होगी, ये पॉसिबल नहीं। मैप में देख लेते हैं एक बार नॉरो कहाँ पे है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पता ही है आपको, है ना, इसकी ये राजधानी है। और ये हो गया आपका नॉरो, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ पे है आपका, पैसिफिक ओशियन में। तो ये क्या करेगा, अब इंडिया इसको सपोर्ट करेगा तो इंडो पैसिफिक, इंडो जो पैसिफिक कंट्रोल है इंडिया का, इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी की दृष्टि से ये जो देश है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई चीज की सबमिट होती है, किसी बात पे एग्रीमेंट हम लेके आना चाहते हैं, तो इन सारी कंट्री से क्या लिया जाता है, सहमति ली जाती है। इसीलिए इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी कंट्रीज को सपोर्ट करना, ताकि कोई डिसीजन अगर इंडिया के फेवर में है और वहां पे वोटिंग करने का अधिकार हो, तो नॉर्वे जैसी कंट्री इंडिया को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, ठीक है। और चीजें देख लेते हैं इसमें। रिपब्लिक ऑफ नायरो इज अ सिंगल आइलैंड नेशन इन माइक्रोनेशिया। ये जितने भी चीजें हमने देखी है ये सारा कहाँ है, माइक्रोनेशिया का पार्ट है। लोकेटेड इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशियन, कहाँ पे है ये, प्रशांत, सेंट्रल प्रशांत महासागर में, विद एन एरिया ऑफ 21 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी पॉपुलेशन है 12,000। इसकी कोई ऑफिशियल कैपिटल नहीं है। एंड येरेन डिस्ट्रिक्ट सर्विंग एज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, इसका बस एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है जिसका नाम है येरेन। द कंट्री इज द थर्ड स्मॉलेस्ट सॉवरेन स्टेट, ये तीसरा पूरी दुनिया का सॉवरेन स्टेट है। पहले नंबर पे कौन सा है आपका, वेटिकन सिटी, और दूसरे नंबर पे है आपका मोनाको, ठीक है। ये फॉलो करता है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक सिस्टम एंड यूजेस एन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसकी जो करेंसी है ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही यूज करता है। द रीनेमिंग एम्स टू प्रिजर्व द नॉर्दर्न लैंग्वेज, ये नॉर्दर्न लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए लाया गया है, विद यूनेस्को क्लासिफाई एज सेवरली इंडेंजर्ड। माइक्रोनेशिया की बात कर ली हमने, ये किस में आता है ये आइलैंड, माइक्रोनेशिया में, क्योंकि माइक्रोनेशिया ये देखिए पूरा जो पार्ट है ये माइक्रोनेशिया में आएगा। ये छोटे छोटे है ना, आपको दिख रहे हैं, ये सारे आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है, इनको सबको मिला के क्या बोलेंगे आप, माइक्रोनेशिया।
मेनली इसमें जो बड़ा है वो कौन सा है, किरीबाती, नौरू के पास में है, सोलोमन आइलैंड। तो ये सारे आइलैंड किसके पास है, नौरू के पास में। और इसका नाम चेंज किया हो गया है रिपब्लिक ऑफ नायरो। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी रहेगा। नेक्स्ट और आज की लास्ट न्यूज देखते हैं अपन, समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। एक ऐसी स्कीम आई गई है जिसका नाम है समुद्र मंथन, और ये इस देश के जो ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन है, यानी कि समुद्र के गहराई में जाके हम क्या करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो ये सारी चीजें कहाँ पे हुई है, ये समुद्र मंथन स्कीम के तहत होती है। अब समुद्र की गहराई में जाके हम किस चीजों का एक्सप्लोरेशन करेंगे, पेट्रोल का और नेचुरल गैस का। ठीक है, समुद्र मंथन ही इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि 2025 में जो 15 अगस्त का प्रोग्राम था, वहां पे नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हमें हमारे समुद्र से भी पहले के जमाने की, आपको एक हिंदू हिंदू धर्म में एक स्टोरी है जिसमें समुद्र मंथन किया गया था, और वहां पे देवता और असुर के बीच में अ, एक नाग को मतलब इस तरफ खींचा था कि तग ऑफ वॉर चलता था, और वहां से एक क्या निकला था, एक आपका अमृत निकला था। उसी को क्या बोले, समुद्र मंथन के अंतर्गत एक अमृत निकला था। तो जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने 15 अगस्त 2025 को ये बोला था कि इंडिया भी अगर समुद्र में ऐसा मंथन करे, यानी कि एक्सप्लोरेशन करे, तो वहां पे अमृत निकलेगा। और एट प्रेजेंट टाइम जो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, वो किसी देश के लिए अमृत से कम नहीं है। ठीक है, इसका देख लेते हैं अपन। समुद्र मंथन इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विद अ टोटल आउटले ऑफ 84,084 करोड़ रुपीस का अप टू फाइनेंशियल ईयर 2030 टू 31। ठीक है, द स्कीम एम, ये स्कीम किसको एम करती है, टू एड मोर देन 600 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट थ्रू ऑफशोर एक्सप्लोरेशन इन इंडियाज सेडिमेंट्री बेसिन। सेडिमेंट्री बेसिन ऐसा जगह होती है जहाँ पे हमें पता होता है कि मोस्टली चांसेस है कि समुद्र के अंदर जो चट्टाने हैं, जो पहाड़ है, वहां से क्या होगा, या तो ऑयल निकल पाएगा या नेचुरल गैस निकल पाएगा। क्योंकि हमने देखा है ना, जब हमने चट्टानों की बात करी तो कौन कौन सी थी आपकी, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स ही है किसके अंदर, समुद्र के अंदर। लेकिन ये समुद्र के अंदर है तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, सेडिमेंट्री बेसिन बोल रहे हैं। इससे क्या होगा, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हमें दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, हमारे जो फॉरेन करेंसी है उसका हमारा खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल होगी, फ्यूल एनर्जी हमारी इस्तेमाल होगी, तो ये सारी चीजें इंडिया के लिए बेनिफिशियली रहेगी। की कंपोनेंट्स इंक्लूड मॉडर्न ऑफशोर सिस्मिक सर्विस। अब सिस्मिक सर्विस क्या होता है कि साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी क्या होती है, आगे भेजी जाती है और उसके थ्रू ही पता लगता है कि ये जो चट्टान है वहां पे अ, तेल है कि गैस है या फिर नहीं है। तो ये सारी चीजें किसके तहत होती है, सिस्मिक सर्वे के थ्रू। ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर हब्स बनाए जाएंगे, ऑयल एंड गैस का मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जोन बनाया जाएगा। तो ये सारी चीजें समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम के तहत होगी। ठीक है, ये छोटी सी न्यूज थी। अब आज का आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लीजिए, व्हाट इज इंडिया रैंक इन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2026? ऑप्शंस आर 174, 175, 176 एंड लास्ट वन इज 177। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आज का हमारा सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, सारी न्यूज को कवर कर लिया है, और वैसे ही आपको डेली कंसिस्टेंटली इन सेशन के साथ बना रहना है, ताकि आप सारी न्यूज को कवर कर सकें जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होती है, इजी टू अंडरस्टैंड होती है, और प्रिसाइजली हम इसका कंटेंट भी लेके आते हैं। ठीक है, तो कीप वॉचिंग विद अभ्यस क्लासेस। थैंक यू।